हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स सो प्रियॉन जो है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसलिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये जो है ये जो है एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है और ये थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इससे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं और ये जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी कभी बच्चे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है। लेकिन आज हम लोग प्रियॉन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रियॉन्स के बारे में। तो प्रियॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले प्रियॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रियॉन्स को डिस्कवरी किया था स्टेनले बी ब्रुशनल ने, ब्रूसिलर ने। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्कवरी किया था कब, इन 1982 में। इनको 1997 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, गॉट नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स एंड disease which cause in animal due to prions। सो इनको 1997 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था कि कौन से ये जो है कि प्रियॉन्स के डिस्कवरी के लिए और प्रियॉन के कारण जो एनिमल्स में जो डिजीज फॉर्म होते हैं उसके लिए, क्योंकि इन्होंने ये फाइंड आउट किया था और ये बहुत बड़ी एक तरीके से डिस्कवरी कंसिडर किया जाता था 2000। हालांकि 2010 से पहले तक में कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो उनका मानना था कि जो प्रियॉन था वो केवल और केवल ये इन्फेक्ट करता है, तो ये केवल और केवल इन्फेक्ट करता है ये एनिमल्स में। लेकिन इसका जो है कुछ पार्ट जो है इन्फेक्शन का वो देखा गया कि ये जो है कुछ जो है प्रियॉन जो होते हैं ये क्या करते हैं कि इन 2010 में एक साइंटिस्ट आए हाफमैन एंड दूसरे साइंटिस्ट थे लिंडा क्वेस्ट। ये दोनों साइंटिस्ट 2010 में इन्होंने फंजाई में स्टडी किया था कि उन्होंने देखा था क्या कि फंजाई में कि ये जो है प्रियॉन जो है इन फंजाई प्रियॉन्स हैव डिफेंसिव रोल अगेंस्ट एंटीबायोटिक एंड टॉक्सिन सब्सटेंस। ये 2010 में हाफमैन एंड लिंडा क्वेस्ट ने साइंटिस्ट ने बताया था, जो कि प्रियॉन्स के बारे में सबसे लेटेस्ट डिस्कवरी है जो इन्होंने फंजाई में स्टडी करके देखा। तो एक तरीके से ये क्या करता है कि डिफेंसिव रोल प्रोवाइड करता है टॉक्सिन सब्सटेंस के खिलाफ और एंटीबायोटिक के खिलाफ। तो आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि प्रियॉन्स जो है ये एक तरीके से स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट है। सो एक तरीके से प्रियॉन्स जो होता है स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, नो जेनेटिक मटेरियल, मतलब इसमें कोई भी डीएनए आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण इसमें जो है जीन का रेगुलेशन का मैकेनिज्म है ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है।
जीन रेगुलेशन मैकेनिज्म एब्सेंट होता है। ये वायरस से और बैक्टीरिया से छोटा है, ये स्मॉलर है किससे? वायरस एंड बैक्टीरिया से, वायरस और बैक्टीरिया से। सो वायरस और बैक्टीरिया से छोटा कितना है? तो इसका जो साइज है, अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज क्या है? 15 नैनोमीटर साइज है। तो ये बहुत छोटा साइज का है वायरस और बैक्टीरिया के कंपेरिजन में। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये जो है इसमें प्रेजेंट क्या रहता है। तो इसमें जो है प्रियॉन्स में जनरली क्या होता है? प्रियॉन्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। सो इसमें केवल और केवल प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें देखो कि ये प्रोटीन जो रहता है ये पीआरपी स्टेज में रहता है। ये पीआरपी सेलुलर, इसको बोलते हैं सेलुलर स्टेज, जो कि एक तरीके से नॉर्मल स्टेज होता है। अब ये नॉर्मल स्टेज इसीलिए होता है कि ये जो है ये सेंसिटिव है किसमें? प्रोटीएज एंजाइम के खिलाफ। मतलब कि प्रोटीएज एंजाइम के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, डीनेचर हो जाता है। इसका अगर हम शेप की बात करें, जो कि नॉर्मल प्रोटीन का शेप है, तो इसके अगर शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? अल्फा हेलिक्स एंड क्वाइल्ड शेप का होता है। तो एक तरीके से ये प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो इस प्रोटीन के प्रेजेंट होने के कारण ये जो प्रियॉन्स होता है ये नॉन इन्फेक्टिव होता है। ये प्रियॉन्स जो होता है नॉन इन्फेक्टिव होता है। तो प्रियॉन्स इन्फेक्टिव कब होता है ये हम लोग देखेंगे कि व्हेन इट बिकम इन्फेक्टिव इन एनिमल। क्योंकि ये प्लांट में तो एब्सेंट होता है। प्लांट में आज अभी तक तो कोई डिजीज ऐसा नहीं है जो प्रियॉन के कारण फाइंड आउट किया गया है। तो जनरली साइंटिस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि ये जनरली प्लांट में नहीं है, एनिमल में डिजीज काउज करता है। तो और ये इन्फेक्शियस होता है। तो देखते हैं कि ये इन्फेक्टिव कब होता है। तो हमने जैसा कि डिस्कस किया कि प्रियॉन जो होता है ये 2 स्टेज में होता है। पीआरपी सेलुलर स्टेज जो कि नॉर्मल स्टेज है, जो कि अनइफेक्टिव स्टेज है। लेकिन क्या होता है कि व्हेन देयर इज ए चेंजेज comes in normal प्रोटीन में क्या होता है कि चेंजेज आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। नॉर्मल प्रोटीन में कुछ बदलाव आते हैं, जिसके कारण होता क्या है? तो बदलाव आने के पीछे रीज़न क्या है कि इसका जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ये क्या हो जाता है? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है, जो नॉर्मल ये क्या बोलते हैं पीआरपी सेलुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो कि ये क्या होता है कि क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है ये अनफोल्ड हो जाता है। और अनफोल्ड होने के कारण इट कन्वर्ट इनटू, ये बदल जाता है किसमें? बीटा सीट में। अब ये बीटा सीट जो होता है ये एक तरीके से क्या होता है? इन्फेक्टिव स्टेज में आ जाता है। तो
इसमें भी बदलाव आएगा। इसमें कन्वर्ट होने के कारण पीआरपी सेलुलर में कन्वर्ट होने के कारण कन्वर्ट हो रहा है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर अनफोल्ड होने के कारण, अनफोल्ड स्ट्रक्चर होने के कारण, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो रहा है तो जिसके कारण ये क्या हो रहा है कि ये जो है स्क्रेपी में फॉर्म हो रहा है। और स्क्रेपी जिसका ऑलरेडी हम डिस्कस करिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है बीटा शीट है, जबकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है अल्फ़ा हेलिक्स होता है। तो अल्फ़ा हेलिक्स है। अब ये जो पीआरपी स्क्रेपी, इसको बोला जाता है पीआरपी स्क्रेपी प्रोटीन, स्क्रेपी प्रोटीन। और ये क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। अब ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होने के पीछे रीज़न क्या है? तो इन्फेक्शियस प्रोटीन होने के रीज़न एक ही रीज़न है इसका कि ये जो है ये क्या होता है कि प्रोटीएज रेसिस्टेंस होता है। मतलब कि प्रोटीएज जो है ये एंजाइम है जो कि इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तोड़ नहीं पाता, डीनेचर नहीं कर पाता। किसको? पीआरपी स्क्रेपी को। तो पीआरपी स्क्रेपी को डीनेचर नहीं करने के कारण ये क्या हो जाता है कि ये बिकम ये क्या हो जाता है, ये इन्फेक्टिव हो जाता है। तो प्रोटीएज रेसिस्टेंस ड्यू टू दिस कंडीशन क्या होता है, PRP स्क्रेपी डू नॉट गेट डीनेचर, ये जो है डीनेचर नहीं होता है। ओके, सो आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि जब डीनेचर नहीं है, बीटा शीट फॉर्म कर लिया, ये सेंसिटिव, ये क्या बोलते हैं कि ये जो है रेसिस्टेंस है, इससे है किसके खिलाफ? तो ये रेसिस्टेंट है प्रोटीएज एंजाइम के खिलाफ। तो बेसिकली जो एंजाइम फॉर्म करने वाला जो प्रोटीन होता है ये अनफोल्डेड प्रोटीन होता है, जो कि क्या बोलते हैं कि इसको बोलते हैं बीटा शीट फॉर्म करने वाला प्रोटीन भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके कारण डिजीज जो होता है, ये कौन से डिजीज जो होता है ये होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिजीज जो है, डिजीज विच इज caused by prions। सो प्रियॉन्स के कारण जो डिजीज एनिमल में प्रेजेंट होता है, तो सबसे पहला डिजीज जो कि फाउंड आउट किया गया कुरू डिजीज को। कुरू एक तरीके से क्या है, न्यूरो डीजनरेटिव डिजीज है, अब ये जो है, ये डिजीज जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली ये इन्फेक्ट करता है किसको? इन्फेक्ट करता है ह्यूमन ब्रेन को, और ब्रेन के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? तो सेरेबेलम पार्ट को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। और सेरेब्रल पार्ट को इन्फेक्ट करने के कारण एक ये फॉर्म क्या करता है, सेरेबेलम एटैक्सिया फॉर्म करता है, सेरेबेलम एटैक्सिया फॉर्म करता है। अब ये सेरेब्रम एटैक्सिया के कारण होता क्या है कि पर्सन जो है मसल्स, स्केलेटल मसल्स और ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो लूज कर जाता है, लूज कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड ब्रेन। सो लूज कोऑर्डिनेशन बिटवीन skeletal muscle and brain। मसल्स एंड ब्रेन, इसके कारण क्या होता है कि ब्रेन और स्केलेटल मसल्स में के बीच की कोऑर्डिनेशन टूट जाता है। और टूटने के कारण होता क्या है
कि सही तरीके से हमारा ब्रेन जो है ये बॉडी पे बैलेंस बना नहीं पाता है, जिसके कारण हमको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है, स्टैम बोलने में प्रॉब्लम होती है, आई के मूवमेंट में, हैंड के मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कंट्रोल है जो कि सेरेब्रम से है, वो कंट्रोल जो है खो देता है, किसके कारण, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के कारण। और ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हो कैसे रहा है, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है किसके कारण, तो ये प्रियॉन्स के कारण हो रहा है, प्रियॉन्स के इन्फेक्टिव स्टेज के कारण न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज फॉर्म हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रियॉन के कारण कौन कौन से डिजीज जो है ये क्या कर रहे हैं कि फॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरफ डिजीज का नाम लिखेंगे, एक तरफ ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे। तो पहला कुरू डिजीज जो कि अभी डिस्कस किए हैं, ये फॉर्म होता है ह्यूमन में। फिर दूसरा देखते हैं सीआर जैकब डिजीज, ये भी प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ह्यूमन में। ये भी एक तरीके से न्यूरो जनरेटिव डिजीज है। फिर तीसरा डिजीज देखते हैं बोविन स्पॉन्जी फॉर्म इंसेफ्लोपैथी। अब ये इंसेफ्लोपैथी जो होता है, इसको दूसरा नाम बोलते हैं मैड काउ डिजीज। अब ये जो है ये काऊ के ब्रेन में इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण जो है ये काऊ जो है ये बिकम मैड हो जाती है, और ये जो है ये ऑर्गेनिज्म का नाम काऊ। फिर हम लोग देखते हैं स्क्रेपिया, ये होता है, ये डिजीज होता है सीप में। सो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। तो ये 3 डिजीज जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी बुक में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इसको एक बार ये क्या करता है ध्यान दे देना, क्योंकि कुरू डिजीज तो बहुत ईजी है, क्योंकि ह्यूमन में प्रेजेंट होता है, ये एक तरीके से न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है। सीआर जैकब डिजीज भी ये क्या होता है ह्यूमन में ही प्रेजेंट होता है, ये भी ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। वो मैड काउ डिजीज, जिसको दूसरा नाम क्या है, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसिप्लोपैथी। तो ये 3 ही एग्जाम्पल को जो है याद रखना है। तो इसमें जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला जो पार्ट है, एक तो प्रियॉन्स होता क्या है, तो प्रियॉन जो है ये एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि क्या है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो प्रोटीन का नाम, प्रोटीन की कोडिंग का नाम याद करके रखना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रियॉन के कारण डिजीज क्या होता है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे प्रियॉन से रिलेटेड, या तो प्रोटीन से क्वेश्चन पूछेगा, और या तो फिर इसके डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो ये हमारा प्रियॉन्स जो है ये एंड होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऐसे ही 5-5, 10-10 मिनट का टॉपिक लाएंगे। अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट नहीं किए हैं, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं किए हैं। ऐसे ही छोटा टॉपिक को लाएंगे, जैसे कभी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या तो छोटे टॉपिक जिसमें बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो वो छोटे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे कि कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि 5 मिनट में या 4 मिनट में रिवीजन आराम से कर सकते हो टॉपिक को देख के। और इस टॉपिक को जितना हो सके मैं उसको ईजी बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ओके, थैंक यू क्लास।